हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी स्पेशल साइंस के बारे में। और इसमें से जितने भी आरआरबी का एग्जाम हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, इसमें से हम 20 प्रश्नों का अच्छा अच्छा कलेक्शंस लाए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसमें से हम 20 प्रश्न लाए हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये सारा ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें से हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का मिक्सचर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है 2018 वाला में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, डैश समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये थैलोफाइटा का समूह जो इसमें से पादप जगत को बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसमें से थैलोफाइटा जो होता है इसको हम लोग शैवाल कहते हैं। शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। और ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थैलोफाइटा। ये पादप का सबसे बड़ा बड़ा समूह है थैलोफाइटा। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह को क्या बोलते हैं, तो ये थैलोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन और देखेंगे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम उभयचर वर्ग बोलते हैं पादप समूह का। तो आप सब शैवाल किसको कहते हैं, तो थैलोफाइटा को, और ब्रायोफाइटा को उभयचर वर्ग बोलते हैं। थैलोफाइटा ही सबसे बड़ा पादप जगत का समूह होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पादप जगत के उभयचर कहलाता है। तो ये पादप जगत का उभयचर जो कहलाता है ये ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए। इसका ए नंबर आंसर सही है। पादप जगत का उभयचर वर्ग किसको कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। थैलोफाइटा जो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, ये सबसे बड़ा समूह को बोलते हैं। सबसे बड़ा होता है ये पादप जगत का थैलोफाइटा। और इसी को ही थैलोफाइटा को शैवाल वर्ग में रखा गया है। हम उभयचर बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। तो इसका ए नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या होगी। तो यहाँ पे यौगिक का पूछा गया था, यौगिक का पूछा गया था, यौगिक का यहाँ पे अणु हो जाएगा। यहीं पे अगर परमाणु का पूछा जाता, परमाणु का, तो यहाँ पे तत्व हो जाता। इसमें से किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई पूछा गया है, तो यौगिक का अणु हो जाएगा। आप याद रखिए, तत्व का परमाणु हो जाता है, यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु हो जाएगा। इसका ए नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है। ये अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता बोलते हैं। इसका डी नंबर आंसर सही है। ये एएलपी पूछा गया, टेक्नीशियन में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है, ये परमाणविकता कहलाता है, पूछा गया क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रसायन शास्त्र में कण यानी मोल शब्द का परिचय किसने कराया था। तो ये मोल का नंबर दिया था एवोगार्डो ने, लेकिन मोल शब्द किसने दिया था, तो ये ओस्टवाल्ड ने दिया था। विल्हम ओस्टवाल्ड के द्वारा जो है मोल यानी कण शब्द का परिचय किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका सी नंबर आंसर सही है। लेकिन मोल दिया गया था किसके द्वारा, ये जो 6.022 × 10⁻23 होता है, ये दिया था एवोगार्डो ने दिया था। लेकिन इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो मोल शब्द परिचय करवाया था किसने, तो विलियम ओस्टवाल्ड ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने करवाया था, किसने किया था। तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था। आप इसको ध्यान में रखिए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का हो जाएगा लेविस वाटरमैन। ये बहुत ही फास्ट रिवीजन हम लाते हैं, इसीलिए इसमें से हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो लेविस वाटरमैन के द्वारा किया गया था फाउंटेन पेन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो इसमें से गलत कौन सा है उसमें ढूंढना है। तो उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार, हाँ इसको प्रकाश प्रकीर्णन के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार 1930 में, ये भी सही है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सीवी रमन के बारे में सही है। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, यही जो एक क्वेश्चन इसका गलत है, यानी कि इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न मिला, 1930 में नोबेल पुरस्कार और जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। इसको नोबेल मिला था प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए, आप इसको ध्यान में रखिए। इसको डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नाइटहुड की उपाधि इसको नहीं दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसका डी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण से होता है। तो बादलों का रंग जो होता है सफ़ेद, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण से होता है। सफ़ेद हो, काला हो, नीला हो, सब सारा कारण हो जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है, क्योंकि प्रकीर्णन में प्रकाश की हानि होती है, यानी क्षय होती है। इसी कारण से बादलों का रंग सफ़ेद होता है, काला होता है या नीला होता है। तो आप ध्यान में रखिए, इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसमें से पूछा गया क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किसके कारण से रुक जाता है। तो यहाँ पर डैश हो जाएगा, किसके कारण से रुक जाता है। तो वो घर्षण के कारण से रुक जाता है। ब्रेक अगर लगाते हैं कार में तो वो किसके कारण से रुक जाएगा, तो वो घर्षण के कारण से रुक जाता है। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। संवेग बराबर होता है P बराबर हो जाता है m इंटू भी, यानी द्रव्यमान हो जाएगा और वेग हो जाएगा। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों हो जाएगा यहाँ पर, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, सी नंबर इसका आंसर सही है। किसी वस्तु का संवेग यानी P बराबर mv होता है, जिसका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या क्या कार्य, यानी अगर हम देखेंगे W बराबर, तो W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। आप ध्यान में रखिए, थीटा यहाँ पे कोण होता है, एफ हो जाएगा यहाँ पे फोर्स यानी बल, एस हो जाएगा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू हो जाएगा कार्य। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के विस्थापन पर करता है, यानी एस पर करता है, बल पर करता है, एफ है, और बल और विस्थापन के बीच कोण, यही थीटा जो होता है बल और विस्थापन के बीच कोण होता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर यानी एम का, यानी इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया। तो वस्तु के द्रव्यमान पर जो होता है वस्तु किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप यहाँ ध्यान रखिए कि बी इसका आंसर सही हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान का कोई चर्चा नहीं किया गया है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्किट में बिजली का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं, इसमें से वायुदाब मापते हैं। और एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, इसमें से दूध की शुद्धता मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर से बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप का घूमते हुए वस्तु का पता लगाते हैं इससे, और टेलीस्कोप से दूर वस्तु देखते हैं। ये सन मीटर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ये हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, और इसमें से CO2 हो जाएगा, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, आप ध्यान में रखिए। मुख्यतः CO2 होता है और
उसके बाद मीथेन भी हो जाएगा। इसमें से मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस आता है, आप इसको ध्यान में रखिए। हाइड्रोजन लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इसका डी नंबर आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन से अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र जो है ये, इसमें से ऑप्शन रहता है गर्मी, भीषण गर्मी। तो ये भीषण गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तब अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र दिखाई देता है। अब इसको ध्यान में रखिए, इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है। तो इसमें से सोडियम सिलिकेट जो होता है, ये सी नंबर आंसर। इसमें से सोडियम सिलिकेट ओजोन क्षयकारी नहीं माना जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है, लेकिन हेलन भी है। ये सी नंबर आंसर, सोडियम सिलिकेट को ओजोन क्षयकारी नहीं माना जाता है। इसको ध्यान में रखिए, हेलन एक नया है तो हेलन भी ओजोन क्षयकारी माना जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हेलन, लेकिन सोडियम सिलिकेट ओजोन क्षयकारी नहीं है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, तो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय। पारंपरिक का हो जाता है, नवीकरणीय हो जाता है हमारा जो कि हम इसको बार बार हम उपयोग में लाया जा सके। जैसे सूर्य, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। वायु, सूर्य नवीकरणीय ऊर्जा हो जाता है, जैसे कि हवा, वायु, सूर्य, ये सब नवीकरणीय है। लेकिन गैर नवीकरणीय जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह गैर नवीकरणीय है, जिसको हम बार बार यूज नहीं ला कर सकते। इसको पारंपरिक भी बोलते हैं। गैर नवीकरणीय को पारंपरिक बोलते हैं और नवीकरणीय को अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं और गैर पारंपरिक भी बोलते हैं। यानी सूर्य, हवा, वायु गैर पारंपरिक है, वो पारंपरिक नहीं है। लेकिन पारंपरिक ऊर्जा को गैर नवीकरणीय बोलते हैं, अब ध्यान में रखिए। और गैर पारंपरिक को नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। नवीकरणीय हो जाता है जो बार बार यूज कर सके, लेकिन गैर नवीकरणीय जो कि एक बार यूज करने के बाद वो ख़त्म हो जाए। इसका ये पूछा गया क्वेश्चन से RRB JEE में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में होने वाला हानि क्या है। कैसा हानि होता है उसमें से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। तो ये अस्थिर आपूर्ति के कारण से होता है। नवीकरणीय अधिकांश में से अस्थिर आपूर्ति के कारण से होता है। इसका ए नंबर आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में होने वाला हानि कैसा है, अस्थिर आपूर्ति है। और नवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसका कि हम लोग बार बार यूज कर सकें। जैसे पेट्रोल, ये हो गया, सूर्य, वायु, हवा, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय को ही हम अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं। गैर नवीकरणीय पेट्रोलियम वगैरह कोयला सब जो तो गैर नवीकरणीय हो गया। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अस्थिर आपूर्ति में होने वाले हानि को ही नवीकरणीय ऊर्जा हानि बोलते हैं। तो ए नंबर सही है। इस तरह से हम पूरा वीडियो में 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।